हाँ जी, नमस्कार और गुड इवनिंग आप सभी का वेलकम है। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हम आगे जो है वो एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं। 2 बार ये टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है ये आर्थिक सुधार? आगे लिखा हुआ है 1991 1991। इसका पूरा जो है वो अंडरस्टैंडिंग, पूरी जो इसकी समझ है, वो आज हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो समझिएगा। कुछ भी अभी याद नहीं करना है, समझना है आपको। ठीक है, आपके ऑलमोस्ट इस टॉपिक के 80% 70% क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ जो आप अगर चीज़ों को समझ लेंगे तो आप इसके आंसर्स खुद दे पाएंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे सवाल। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी, तो उनको हम अलग से देखेंगे साथ में, मतलब टॉपिक के अंदर ही। लेकिन पहले आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, इंडिया आज़ाद हुआ कब? 1947 में। जब आज़ाद हुए तब हमारे सामने क्या थी? एक बड़ी आबादी, पॉपुलेशन। ठीक है, 3/4 यानी करीब करीब 75-80% जो है वो लोग किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर थे। यानी उनका रोजगार, आजीविका एग्रीकल्चर था। ठीक है, उद्योग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित थे, वेरी लिमिटेड। ठीक है, प्लस जो छोटे व्यापारी हैं वो निर्भर होते थे बाहर से, जो हम आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। ज़्यादातर चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती थी? इंपोर्ट करनी पड़ती थी। ठीक है, अब उद्योग के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। यानी यहाँ पे जो उत्पादन है वो बिल्कुल नहीं होता था। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें, यार देख, हाँ जी, आर्थिक सुधारों की बात कर रहे थे तो 1947 में हम आज़ाद हुए तब क्या स्थिति थी? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। 3/4 आबादी किस पे निर्भर है? कृषि पे। उद्योग जगत, ठीक है, बहुत ही सीमित था, मतलब बड़े कुछ एक घराने थे और बाकी उत्पादन यहाँ कुछ होता नहीं था। ज़्यादातर चीज़ें हमें बाहर से आयात करनी पड़ती थी। ठीक है, अब इंडिया ने तय करना था कि हमें किस टाइप की इकोनॉमी बनना है। 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है दुनिया में। एक पूंजीवादी, ठीक है, एक सोशलिस्ट और एक मिक्स्ड। पूंजीवादी का मतलब कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी, यानी जिसके पास पैसा है वो चाहे जो कर सकता है। ठीक है, यानी इन देशों में जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई कंपनी हो गई, अगर उसके पास पैसा है तो वो चाहे जो बिजनेस करे, कोई सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती ही नहीं है कि देश कौन चला रहा है, व्यापारी लोग ही चला रहे हैं। यूएसए इसका एग्जाम्पल है, अमेरिका। ठीक है, वहां चाहे आप फाइटर जेट बनाओ, ठीक है, सरकार ये नहीं कहती कि ये बनाओगे तो हम सब्सिडी देंगे, इसके ऊपर हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। सरकार के लिए सब एक जैसे हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप चाहे जो व्यापार कर सकते हो। चाहे आप वहाँ लोकल के लिए बनाओ, चाहे बाहर वालों के लिए बनाओ, चाहे एक्सपोर्ट करो, चाहे इंपोर्ट करो। ठीक है, तो क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कौन तय करता है? व्यापारी तय करता है। जिसमें उसको फायदा दिखता है वो बनाता है। और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, ये भी व्यापारी तय करता है।
कैसे बनाना है, मशीनों से, लेबर को नौकरी देनी नहीं देनी, ठीक है, ये भी व्यापारी तय करता है। मतलब सारे डिसीजन प्राइवेट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर, ठीक है। यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, लोगों की निजी संपत्तियां। सोशलिस्ट इसका विपरीत होता है, सब कुछ कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही बताती है लोगों को कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ठीक है, किस प्राइस पे बेचना है, कितना मुनाफा कमाना है। आप अपनी संपत्ति एक हद से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट होता है, उनका मानना है कि देश के संसाधनों पे सबका बराबर हक है, जबकि पूंजीवाद में जो कमाएगा उसकी प्रॉपर्टी। मिक्स्ड के अंदर दोनों चीजें होती है, यानी प्राइवेट सेक्टर भी होती है और पब्लिक सेक्टर भी, यानी सरकार भी होती है। आप निजी व्यापारी भी देखने को मिलेंगे और सरकार भी अपना काम करती है, सरकार कुछ हद तक कंट्रोल भी करती है, ठीक है। अब जो सोशलिस्ट देश होते हैं वहां पे एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, एक केंद्रीय अथॉरिटी होती है, सरकार होती है जो सब प्लान करती है, ठीक है। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना। इंडिया क्या थी? एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी। साथ ही साथ इंडिया एक प्लान्ड इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? प्लान्ड। मिश्रित अर्थव्यवस्था और प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब सरकार क्या करती है हमारे यहाँ पे आज़ादी के बाद? प्लान बनाती है, योजना तैयार करती है, ठीक है। और उस योजना में सरकार कहती है कि अगले 5 वर्षों में हमें ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, ठीक है। फिर आपका पब्लिक सेक्टर यानी सरकार और प्राइवेट सेक्टर उसी हिसाब से काम करते हैं। तो इनको हम 5 ईयर प्लान कहते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं, ठीक है। एक केंद्रीय प्लानिंग अथॉरिटी होती है जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते थे, अब नीति आयोग कहते हैं, योजना आयोग, ठीक है। क्लियर? तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, प्लान्ड इकोनॉमी थी। अब सुनना, अपनी जर्नी शुरू होती है 1947 में। सरकार क्या लेके आती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आती है, औद्योगिक नीति। उन्नीस सौ 48 में, ठीक है। इस औद्योगिक नीति के अंदर सरकार ये बताती है कि भाई जितने भी व्यापार है उसको हमने 3-4 सेक्टर में बांट दिए, ठीक है। मान लो 4 नाम दे दिए, ए, बी, सी और डी। जितने भी देश में व्यापार हो सकते 4 कैटेगरी में बांट दी। ए वाले वो व्यापार है जो केवल कौन कर सकता है? ये व्यापार केवल सरकार ही कर सकती है। निजी क्षेत्र में मतलब आप और हम जैसे आम आदमी कोई कंपनी बना के ये काम नहीं कर सकती। बी में वो काम है जो प्राइवेट पार्टी कर तो सकती है, लेकिन आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। आप काम कर तो सकते हो लेकिन इजाजत लेनी पड़ेगी। सी में वो है जो केवल छोटे व्यापारी जो है, जैसे एमएसएमई हो गया या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे उद्योग है वही ये काम करेंगे, बड़े व्यापारी जो है वो ये काम नहीं कर सकते। और डी में कुछ अन्य हैं जिन पे आपको छूट है कि आप कोई भी आम आदमी भी वो व्यापार कर सकता है, ठीक है। मतलब एकदम कंट्रोल्ड है। आप देख रहे हो आर्थिक इकोनॉमिक सॉरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसमें सब कुछ सरकार ने तय कर दिया कि भाई ये व्यापार तो केवल हम ही करेंगे, ठीक है। ये व्यापार आप कर सकते हो लेकिन लाइसेंस हम देंगे, ठीक है। इसमें लाइसेंस में सब कुछ तय होता था कि आपको कितना उत्पादन करना है, किस प्राइस पर बेचना है, ठीक है, कितना स्टॉक रखना है, सारा कुछ तय कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। ये व्यापार हो गए छोटे व्यापारियों के लिए, तो बहुत कम थे व्यापार जो फ्रीली कोई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगली फिर नीति आई 1956 के अंदर, ठीक है। उसमें और कुछ चीजें रिफाइन की, सुधार किया, जहां जहां दिक्कतें आती गई, ठीक है। फिर 77 में आई, इस तरीके से ये चलता रहा प्रोसेस, ठीक है। मतलब जब जब सरकार को जरूरत महसूस हुई नई आर्थिक नीति लाते गए। अब इस सब का नतीजा क्या हुआ? अच्छा, उससे पहले एक व्यक्ति थे
पीसी महालानोबिस, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने, ये इकोनॉमिस्ट थे, तो इनसे पूछा कि भाई क्या करना चाहिए हमें। हमारे देश में जब तक उद्योग नहीं बढ़ेगा, लोग तो 3/4 कृषि पे निर्भर है, तब तक रोजगार नहीं बनेंगे। पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में औद्योगिकरण का दौर था, तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो इन्होंने पीसी महालानोबिस जी ने एक बड़ा तगड़ा आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि साहब देखो, कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो वहां पे बड़े व्यापार होने जरूरी है, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्रीज होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर हमारे देश की बात करें तो जो छोटे व्यापार है, छोटे व्यापार का मतलब जो स्मॉल फैक्ट्रीज है, जो जिसमें 5-10 लोग, 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और लोकली वो अपना कोई काम कर रहा है छोटा मोटा, इन फैक्ट्रियों से देश का भला नहीं होने वाला, ना रोजगार मिलने वाला है, ठीक है, ना इकोनॉमी कभी ग्रो करेगी। हमें अगर आगे लेके जाना है तो जो हैवी इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब लोहे का उत्पादन हो गया, स्टील का उत्पादन हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन हो गया, बड़े केमिकल्स वगैरह ये हो गए। ये जो हैवी और लार्ज जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी जो उद्योग है, ठीक है, रिफाइनरीज हो गई, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये जो बड़े उद्योग है, इन उद्योगों को करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी। और देश तो गरीब है, प्राइवेट लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं, आप और हम जैसे लोगों के पास इतना पैसा थोड़ा ही है भी तो भी हम करोड़ों अरबों रुपए लगा के ऐसी कोई फैक्ट्री रिस्क थोड़ी लेंगे। तो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता ना, अरबों रुपए डाल के फैक्ट्री लगाए, स्टील का प्लांट, सीमेंट का प्लांट, ठीक है, इस टाइप का, कोयले का रिफाइनरी, कोई भी रिस्क नहीं लेगा। ये आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आजादी के समय की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने आइडिया दिया महालानोबिस जी ने कि ये जो हैवी इंडस्ट्रीज है ये सरकार को खुद चलानी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास क्या है? पैसा है, कैपिटल है। नहीं भी है तो सरकार ले सकती है पैसा लोगों से, सरकार के पास तरीके हैं। तो सरकार को क्या करनी चाहिए? इन हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर निवेश करना चाहिए। जो बड़े उद्योग प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, ये लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज सरकार को चलानी चाहिए, शुरू करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए कुछ सरकारी कंपनियां बनाई गई, ठीक है, जैसे आप देखते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भेल, पावर ग्रिड वगैरह, इस टाइप की बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ठीक है, इस तरह की ये कंपनीज बनाई गई। और सरकार ने इनको कहा कि भाई आप जो है वो क्या करो, ये बड़े व्यापार शुरू करो, ताकि ये जब बड़ी इंडस्ट्रीज पैदा होगी तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर काम करना शुरू होगा, छोटी छोटी सीमेंट की फैक्ट्रियां भी लगेगी, ईंटों के भट्टे भी लगेंगे, ठीक है। जो छोटे इससे जुड़ी हुई एंसिलरी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, सहायक उद्योग जो है वो अपने आप पनपने शुरू होंगे, ठीक है, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसको मॉडल को नाम भी आज हम इन्हीं के नाम पे जाना जाता है। यही मॉडल कहलाता है कि पीसी महालानोबिस का मॉडल। क्या है इस मॉडल में? कि वे बड़े उद्योगों को सरकार ने खुद चलाया, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता रहा। अब इस सिस्टम में समझना, इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहा है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है। भारत आयात क्या कर रहा था, निर्यात क्या कर रहा था? देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था जो अभी विकसित नहीं हुई है, शुरुआती दौर में, ठीक है, इनिशियल फेज में डेवलपमेंट के, अंडर डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, ठीक है, उत्पादन इतनी फैसिलिटी नहीं है,
तो हम ज़्यादातर आयात करते हैं क्या, मैन्युफैक्चर्ड आइटम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल रेडियो, टीवी, ठीक है, बाइक, रेडीमेड क्लोथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे उत्पादन की फैक्ट्री है ही नहीं, उत्पादन होता ही नहीं, तो ये चीजें हम ज्यादातर बाहर से मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट हम मेनली क्या करते हैं, जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले आइटम, कृषि के आइटम्स, फिर जो नेचुरल चीजें होती है अनप्रोसेस्ड, मतलब जिनमें किसी तरह की प्रोसेसिंग नहीं होती। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि भाई एक तो आपने कच्चा प्लास्टिक लिया, ठीक है, उससे कार बनाई या साइकिल बनाई या जो भी बनाया, ठीक है, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के बाद बनती है, तो ये तो फैसिलिटी नहीं है अपने यहाँ। तो जो कच्चा माल है हम वो करते थे बाहर एक्सपोर्ट, निर्यात। अब एक्सपोर्ट से क्या मिलता है, एक्सपोर्ट से हमारे पास एक बार को लिए मैं कहता हूँ डॉलर आता है, ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा आती है। इंपोर्ट से हमारे पास जो डॉलर है वो हमें देना पड़ता है, तो डॉलर हमारे से चला जाता है। ठीक है, अब देश की इतनी ज्यादा आवश्यकताएं हैं, देश की जरूरतें भी तो पूरी करनी है ना, हर चीज जो देश को चाहिए वो लाना है। ठीक है, अब बाहर से लाना है तो क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। अगर आपको विदेश से कुछ भी लाना है, चावल खरीदने हैं, चीनी खरीदनी है, या कुछ बाहर से इलेक्ट्रॉनिक मंगवाने हैं, हथियार मंगवाने हैं, सब के लिए चाहिए डॉलर। डॉलर आएंगे कहाँ से, जो आपने बाहर निर्यात किया वहां से डॉलर आएंगे। बाहर निर्यात आप क्या कर रहे हो, नेचुरल चीजें जिनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है भाई, जो असली वैल्यू में एडिशन होता है वो उत्पादन के बाद होता है। जैसे आप धागा लोगे, सूत लोगे, ठीक है, बड़ा यान लोगे, ठीक है, तो वो 1 मीटर जो है वो 10 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। वहीं उससे शर्ट बनने के बाद वही 1 मीटर की वैल्यू 100 रुपए हो जाएगी, तो 90 रुपए वैल्यू में एडिशन हो गया। क्यों, क्योंकि आपने उसको प्रोसेस कर दिया। तो हम जो निर्यात कर रहे हैं वो अनप्रोसेस्ड आइटम्स थे, तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं आ रही थी, तो डॉलर हमारे पास क्या थे, हमेशा से कम थे। चाहिए कितने थे, ज्यादा थे। ठीक है, इस सिचुएशन को कहते हैं, मतलब ये जो सिचुएशन होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस होता है, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे तो ट्रेड होता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कहलाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है या सरप्लस में है या डेफिसिट में है। क्या मतलब है फेवरेबल होने का, मतलब कि आपके पास जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा, वो आ तो रही है ज्यादा और जा रही है वो कम। ठीक है, यानी नेट आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है। जैसे मेरे पास $100 आए, मैंने दिए, बाहर गए मेरे 80, तो 20 का बैलेंस पड़ा, यानी फेवरेबल बैलेंस है। डेफिसिट का मतलब 150 देने हैं, आए मेरे पास 100 ही, तो -50 का बैलेंस है। अब -50 फिर आप किसी उधार लोगे, IMF से लोगे, किसी अमेरिका से लोगे, ठीक है, इसको कहते हैं डेफिसिट। तो क्योंकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे, तो ये हमेशा हम डेफिसिट में, घाटे में ही रहते थे। ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तब होगा। अब जैसे यूएसए आगे क्यों है दुनिया में, बताओ। तो यूएसए क्या करता है, वैल्यू को एक्सपोर्ट करता है, वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करता है। उसका एप्पल का प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट $10 है, लेकिन वो $1000 में बेच रहा है, $990 बीच में एक्स्ट्रा ले रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस नाम पे वो वैल्यू को एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएस से बाहर कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ उनका नॉलेज जो था, वो टेक्नोलॉजी शेयर की, उसके नाम पे वो इतना, हर मोबाइल के ऊपर इतना पैसा कमाते। इवन फोन बनता है $10 का चाइना में है, लेकिन फिर भी 990 वहां जा रहा है। ठीक है, वहीं इंडिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मान लो अब एप्पल ने प्लांट लगाया, तो हमारे यहाँ पे ये होगा कि ₹7 का पड़ा आईफोन, कॉस्ट पड़ी $60, $10 में हम बाहर निर्यात कर रहे हैं, $3 बच रहे हैं, जबकि उनके $990 बच रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो ये सिचुएशन चलती रही, हमारे यहाँ पे विदेशी मुद्राओं का कमी थी। अब आता है दौर कब का, 1980 एंड ऑनवर्ड्स। 1980 के बाद का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी जी के टाइम पे 1984 में डेथ हुई थी इंदिरा गांधी की, तो वहां तक आते आते जो भारत की सरकार थी उसको जरूरत महसूस हुई कि हमें इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, यानी उदारीकरण जिसको कहते हैं। क्या होता है लिबरलाइज करने का मतलब, यानी सरकार ने कहा कि जितने ज्यादा ये नियंत्रण लगा रखे हमने व्यापार के ऊपर, कंट्रोल लगा रखे हर चीज के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, निर्यात के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, उत्पादन के ऊपर, कौन क्या व्यापार करेगा, बाहर से कितनी पूंजी ले सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, हर चीज के ऊपर सरकारी नियंत्रण। ठीक है, जिसको लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म कहते हैं। ठीक है, कि हर चीज के ऊपर सरकार कर रहा है, इसको लाइसेंस राज भी कहते हैं। लाइसेंस या कोटा सिस्टम या परमिट सिस्टम, या ये सब अलग अलग नाम है कि आपको काम करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोटा लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार को जरूरत महसूस हुई कि आपको उदारीकरण करना है, मतलब ये जितने नियंत्रण है इनको धीरे धीरे हमें क्या करना है, कम करना है। व्यापार इजी होना चाहिए, कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से कुछ स्टेप्स लेने शुरू किए गए। किस तरह के स्टेप्स थे? नंबर 1, व्यापार आपको शुरू करना है, अब ज़्यादा आसान कर दिया सरकार ने, कम लाइसेंस लेने पड़ेंगे। फिर व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो शेयर बाजार, आप शेयर इजीली इश्यू कर सकते हो। ठीक है, थोड़े आसान किए तुलनात्मक रूप से। फिर विदेशी निवेश, बाहर से जो पैसा लगाना चाहते हैं उनको कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा अलाउ किया गया। अब इस पे भारत की एक खास दिक्कत थी, क्योंकि भारत जो गुलाम हुआ वो क्यों हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, विदेशी कंपनी थी, उसने भारत में निवेश किया और धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया। तो भारत डरा हुआ था कि बाहर से वापस अगर लाएंगे, जरूरत तो थी कि हमारे यहाँ पे इतना पैसा था ही नहीं, पूंजी थी ही नहीं कि व्यापार इतने शुरू हो सके। तो अगर कोई बाहर से पैसा ला के लगाए, यहाँ पे फैक्ट्री लगाए, ठीक है, प्लांट लगाए, तो हम ये चाहते तो थे, लेकिन डर भी था कि बहुत ज़्यादा अगर बाहर से पैसा आया तो वो यहाँ पे कंट्रोल करने लग जाएंगे, यहाँ के व्यापारी खत्म हो जाएंगे लोकल। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा विदेशी निवेश अलाउ किया गया। ठीक है, ये सिस्टम थोड़ा सा 80s के बाद शुरू हुआ लिबरलाइज होना। लेकिन 1990-91 आते आते एक ऐसी सिचुएशन आई, समझना, कि भारत का जो आयात है, बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम ऑयल, लुब्रिकेंट्स, ये आइटम। ठीक है, और इनका अरबों रुपए का बिल जो था वो हमें डॉलर में पे करना पड़ता था हर वीक। इतनी गाड़ियां, इतनी फैक्ट्री चल रही थी, ईंधन तो चाहिए, बाहर से आप पेट्रोलियम मंगवाते थे, तो जो इंपोर्ट कर रहे थे उसका डॉलर में आपको पेमेंट करना पड़ता था। पेमेंट के लिए डॉलर आता कहाँ था, कहाँ से था? तो हम यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते थे उससे जो डॉलर आता था उससे बिल चुकाते थे। लेकिन सडनली 1990 के अंदर गल्फ वॉर शुरू हो गई। ठीक है, आपको पता हो तो गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल का इनका उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है, वहां से हम आयात करते थे। ठीक है, तो ये ईरान, इराक वगैरह, यूएई, सऊदी, इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गई। तो इसका नतीजा ये हुआ कि इनकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइजेज जो है वो बढ़ गई अचानक, यानी जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। इसके महंगे होने की वजह से जो हमारा इंपोर्ट था पेट्रोल का, उसका जो बिल था, पहले मान लो हर हफ्ते 100 करोड़ का आ रहा था, तो वो अब बढ़ के अचानक 200 करोड़ हो गया होगा, 300 करोड़ हो गया होगा, 150 करोड़, यानी बिल जो है वो हमारा बढ़ गया अचानक से। ठीक है, तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमारे पास सिर्फ 2 वीक
अगले 2 हफ्ते के क्रूड ऑयल के पेमेंट जितना ही फॉरेक्स रिजर्व था। आरबीआई जो है उसके पास भंडार होता है विदेशी मुद्राओं का, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। बाहर से जो भी हम निर्यात करते हैं देश से, ऐसा नहीं है कि आज मैंने मान लो कुछ बना के अमेरिका में बेचा, डॉलर आएगा तो मैं मेरे जेब में नहीं डालूंगा, मुझे आरबीआई को जमा करवाना पड़ेगा। आरबीआई उसके बदले मुझे इंडियन रुपीस, गांधी जी के नोट वाले, वो फोटो वाले नोट देगा। तो ये विदेशी मुद्रा का भंडार कहाँ रहता है? आरबीआई के पास। अब इस भंडार में केवल 2 वीक का तेल मंगा सके इतना ही पैसा बचा था। यानी अगर कुछ बंदोबस्त नहीं किया गया तो 2 हफ्ते के बाद हमारे पास पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ये भंडार खाली हो जाएगा। ये स्थिति आ गई, क्यों? गल्फ वॉर की वजह से। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लगातार क्या कर रही थी? विकास कार्यों पे पैसा खर्च कर रही थी। विकास कार्य समझते हो? सड़क, रोड, हाईवे, रेलवे, ठीक है, एयरपोर्ट्स, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स, इन पे लगातार सरकार, बहुत जरूरत थी, इतना बड़ा देश है, अभी भी कम पड़ रहे हैं हॉस्पिटल्स और सब, तो उस टाइम तो और ज्यादा कम थे, तो इन पे लगातार सरकार क्या कर रही थी? खर्चा कर रही थी। यानी को जो गवर्नमेंट का बजट था वो बजट लगातार घाटे में था। किसमें था? घाटे में था। घाटे में होने का अर्थ मतलब सरकार की आय तो थी मान लो 1 लाख करोड़ रुपए, सरकार खर्चा कर रही थी मान लो 1,80,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो नेट घाटा था हमारा सालाना 80,000 करोड़। एक एग्जाम्पल है। अब इस घाटे की पूर्ति के लिए क्या करती थी सरकार? लोन्स लेती थी, ठीक है, इंटरनल भारत के अंदर से, बैंकों से और विदेशों से लोन लिए जाते थे ताकि घाटे की पूर्ति की जाए। अब ये जो 1,80,000 खर्च कर रहे हैं हम विकास कार्यों पे, ऐसा तो है नहीं कि इन विकास कार्यों से तुरंत रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, अभी पैसा डाला कल वापस। ये सारे विकास कार्य ऐसे थे जो 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद जाके कुछ रिटर्न देंगे। जैसे स्कूलें खोली तो वो बच्चे पढ़ेंगे, 10-20 साल कुछ लगेंगे, फिर वो टैक्स का पेमेंट करेंगे, ठीक है, रोडें बनी है तो उनका फायदा ओवर द ईयर्स होगा, तुरंत उनका रिटर्न मिलना नहीं था। तो जो पैसा जा रहा था लगातार इकोनॉमी के अंदर, रिटर्न नहीं आ रहा था सरकार को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैक्यूम था, पैसों की जरूरत थी डेवलपमेंट के लिए। घर नहीं थे, सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं थी, नहरें नहीं थी, डैम्स नहीं थे, रोडें नहीं थी। अब ये जो पैसा सरकार लगा रही थी लगातार घाटे के अंदर जाके, तो सरकार का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था, इधर सरकार के लोन्स बढ़ते जा रहे थे। साथ ही अगला पॉइंट, एक तो लोन्स बहुत ज्यादा, ठीक है, उनका रीपेमेंट भी करना पड़ता था, ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता था, जो विदेशी लोन है, ठीक है। दूसरा बजट घाटा बहुत ज्यादा था। अब बजट घाटे का एक इम्पैक्ट होता है, हम आगे फिस्कल पॉलिसी में पढ़ेंगे, कि मान लो सरकार जो है वो आय है उसकी 100 रुपए और खर्चा कर रही है सरकार 150 रुपए, तो सरकार जो 150 रुपए खर्चा कर रही है, पैसा जाएगा कहाँ? खर्चा कर रही है नहीं, अर्थव्यवस्था में जाएगा, इकोनॉमी में, देश में लोगों के पास जाएगा, मजदूरी के रूप में, खर्चे के रूप में, ठेकेदार के जरिए, किसी के जरिए, अल्टीमेटली पैसा जाना कहाँ है? अर्थव्यवस्था के भीतर। अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, किसकी आपूर्ति? मुद्रा की आपूर्ति, यानी मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, तो महंगाई आ जाती है। क्या आ जाती है? महंगाई आ जाती है। ये समझ में नहीं आया? आप यूँ समझ लीजिए, एक छोटा सा घर है, उस घर में 10 आइटम पड़े हैं, ठीक है, मान लो एक बैग है, एक कॉफ़ी है, ठीक है, एक फूड की, खाने की वो प्लेट है, ठीक है, एक कपड़ा है, सेब है, एप्पल है, इस तरह के 10 आइटम पड़े, ठीक है, और इस घर में 4 लोग हैं, ए,
बी, सी और डी, 4 लोग हैं। ठीक है, ये इनकी दुनिया है, ये घर समझ लीजिए इनका देश है, इसके बाहर ये कहीं नहीं जा सकते। अब इन चारों के बीच में इनको 100 रुपए दिए गए। ठीक है, 25-25 रुपए चारों को, 25-25-25। कहा आपस में जो भी तुमको खरीदारी करना है, जैसे ए के पास बैग था, इसके पास, किसी के पास कुछ आइटम था, किसी के पास कुछ, तो सब 100 रुपए में आपस में लेन देन कर रहे हैं। किसी को कॉफी चाहिए तो वो 10 रुपए में ले रहा है, 5 रुपए, जो भी उनके भाव तय है। अब अचानक से कोई बाहर से आता है व्यक्ति, वो यहाँ पे 100 की जगह 10,000 रुपए के नोट और फेंक के चले जाता है। रहना इनको घर के भीतर ही है, ये इनका देश है। ठीक है, चीजें इनके पास इतनी ही है, जो 10 आइटम है वही है, लेकिन 100 की बजाय पैसा बढ़ के नोट कितने हो गए, 10,000 हो गए। बताओ कुछ फायदा होगा इन चारों को? पल भर के लिए खुद खुश हो सकते हैं कि पैसे आ गए, लेकिन अल्टीमेटली जो वस्तुएं जो उत्पादन हो रही है इनके पास, जो चीजें हैं, वो तो अभी भी 10 ही है। तो जो पहले आइटम, एक बैग मान लो 10 रुपए में, एक कॉफी 5 रुपए में मिल रही थी, अब वही कॉफी 500 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ नोटों की संख्या ही तो बड़ी है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लगता है अर्थव्यवस्था में, कि इकोनॉमी के अंदर जब तक वास्तविक चीजों का, वस्तु सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ता, तब तक कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अगर आप मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा रहे हो, सरकार बजट के जरिए पैसा फेंकती जा रही है इकोनॉमी के अंदर, तो उससे सिर्फ महंगाई, चीजें महंगी होगी। क्योंकि जब सरकार खर्चा ज्यादा करेगी, तो जो ए बी सी इन सब के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो क्या होगा, ए भी गया दुकान पे, बी भी गया, सी भी गया। पहले सब ये चीज 5 रुपए में खरीद रहे थे, कोई चीज मान लो, अब दुकानदार के पास जाएंगे, उसके पास आइटम तो 2 ही है, खरीदने वाले 3 आ गए, 5-5 रुपए लेके पहले के हिसाब से। इसने कहा 5, ये कहेगा मैं 6 देने को तैयार हूँ, ये कहेगा मैं 7 देने को तैयार हूँ, क्योंकि पैसा पड़ा है इनके पास, वस्तु लिमिटेड है, सीमित है, तो भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये महंगाई का कारण होता है बेसिक। हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहने का अर्थ है, बजट घाटे की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये एक भी कॉन्सेप्ट मैं टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, आगे हमको फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सब डिस्कस करना है। तो अब जो मैं सारांश आपको बताने लगा हूं वो ये है कि इंडिया ने जो रास्ता अपनाया 1947 के बाद विकास का, डेवलपमेंट का, ठीक है, वो चलते चलते 1991 आया, जैसे तैसे देश चला, लेकिन वहां जाके हमारे समक्ष बहुत भारी विकट समस्या आ गई। पहला, गल्फ वॉर की वजह से क्या हुआ, हमारा जो फॉरेक्स था उसमें क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। ठीक है, विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया, सिर्फ कितना, 2 वीक के इंपोर्ट जितना। दूसरा, इसका कारण था क्या, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है हमारा, वो बहुत ज्यादा एडवर्स था, नेगेटिव में था, डेफिसिट में था। यानी जो विदेशी मुद्रा का जो बैलेंस होता है वो नेगेटिव में था, या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कह सकते हो इसको, व्यापार घाटा, या भुगतान संतुलन भी कहते हैं इसको। तीसरा, बहुत ज्यादा बोरोइंग्स थी, लोन थी, जिनका हम ब्याज वगैरह ये टाइम पे नहीं चुका पा रहे थे, किस्तें। चौथा, जो महंगाई दर थी, इंटरेस्ट रेट थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सॉरी, इंटरेस्ट नहीं, इन्फ्लेशन, महंगाई की। पांचवा, बजट का घाटा बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये सब सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही थी। अब ऐसी स्थिति में हमें जरूरत महसूस हुई मदद की, कि अगर हमने मदद नहीं ली तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ें बाहर से आयात नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार फेल हो जाएगी। तो हम IMF के पास पहुंचे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, और वर्ल्ड बैंक के पास गए, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोनों में बेसिक फर्क समझना, IMF जो है वो शॉर्ट टर्म के लोन देता है,
कि आपको टेम्परेरी अर्जेंट कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मिसमैच के लिए देता है। जैसे कोई देश कहता है साहब हमारे इस बार एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए नहीं, थोड़ा मिसमैच हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट हमने $100 के किए लेकिन इंपोर्ट हमने 150 के कर दिए, तो $50 की कमी है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ है, तो 1 साल भर के लिए 6 महीने के लिए हमें $50 दे। तो IMF ऐसे लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। वर्ल्ड बैंक देता है लॉन्ग टर्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ठीक है, कि 20 साल के लिए लोन ले लिया, हम देश के अंदर बिजली का पूरा नेटवर्क बिछाएंगे, 100 अरब ले लिए, 200 अरब ले लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा। दोनों में फर्क समझ आया? IMF, वर्ल्ड बैंक। IMF के पास गए, IMF पे किसका कंट्रोल है ज़्यादातर? USA का। अब USA की, यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, ठीक है, जो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम भी 100 करोड़ के करीब आबादी थी, तो कोई भी वस्तु, कोका कोला, पेप्सी यहाँ आएगी तो उसको कितना बड़ा व्यापार मिलेगा समझिए, क्योंकि भारत में विदेशी कंपनियों की एंट्री बंद थी, विदेशी निवेश आ नहीं सकता था। तो IMF ने ये शर्त रखी कि हम आपकी हेल्प तो करेंगे, बट परंतु आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ सुधार करने पड़े। क्या करने पड़ेंगे? सुधार। वो नहीं करोगे तो 5 साल बाद आप फिर इसी स्थिति में पहुंच जाओगे, फिर आप हमारे पास आओगे मदद को, ठीक है। जैसे पाकिस्तान जाता रहता है बार बार, 20-22 बार जा चुका है। हम 1991 के बाद कभी भी IMF के पास दोबारा मदद लेने नहीं गए। अब क्या शर्तें थी IMF की? IMF ने बहुत बेसिक शर्तें रखी कि पहली बात तो इंडिया को अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, यानी उदारीकरण, कि जो सरकार के इतने ज़्यादा कंट्रोल है, जो लाइसेंस राज है, इसको खत्म करो, व्यापार को आसान करो, ठीक है। दूसरा, प्राइवेटाइज, निजीकरण। जो सरकार हर व्यापार को कर रही है, घड़ियां भी बना रही है, होटल भी चला रही है, बसें भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है, बिजली भी बना, हर काम में सरकार घुसी हुई है, तो जो ऐसे घाटे की कंपनियां हैं सरकारी, इनको क्या कर दो? बेच दो, बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, एक कारण जो है कि रिफॉर्म्स क्यों हुए, उनके कारण में एक ये भी लिख सकते हो कि जो सरकारी कंपनियां थी उनका लगातार घाटा बढ़ता जा रहा था, ठीक है, कुछ कमा के नहीं दे रही थी। तीसरा बोला गया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये क्या था वैश्वीकरण? तो देखिए, 1995 में एक संस्था बनी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो पहले था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT करके एक एग्रीमेंट था दुनिया भर के देशों के बीच में। भारत इस एग्रीमेंट का संस्थापक सदस्य था। इसकी जगह एक संस्था बनी, विश्व व्यापार संगठन। इस विश्व व्यापार संगठन का मकसद था कि दुनिया के बीच में, दो देशों के बीच में, दुनिया भर में लोगों के, देशों के बीच में जो व्यापार है, ट्रेड है, वो फ्रीली हो सके, बिना कोई रोक टोक, ठीक है, कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। आप चाहे जहां से मंगाओ, चाहे जो चीज मंगाओ। तो रेस्ट्रिक्शन कैसे होते थे? तो उससे पहले क्या होता था, हर देश अपने नियम बनाता था, रूल्स, कानून बनाता था। जैसे भारत ने कह दिया कि बाहर से आप विद इंपोर्टेड कार नहीं मंगा सकते, ठीक है, क्योंकि कार कोई मंगाएगा, डॉलर से पैसा देना पड़ेगा, डॉलर है नहीं, डॉलर जरूरी चीजों में चले जाते हैं, खाने पीने की, पेट्रोल में, इनमें, ठीक है। तो हर कंट्री क्या करती थी? कोटा सिस्टम होता था, ठीक है, कि आपको इतना कोटा मिलेगा, इतना ही आप आयात कर सकते हो, उससे ज्यादा करना है तो पहले आपको निर्यात करना पड़ेगा, पहले कमाओ विदेशी मुद्रा, फिर खर्च करो। फिर कोटा था, फिर टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, समझना, टैरिफ, टैक्स, कि अगर आप बाहर से आयात करोगे तो जितने की चीज है उस पर 100%, 200% क्या देना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाहर से यहाँ मंगाओगे भारत में तो हम टैक्स लगाएंगे।
क्योंकि बाहर से यहाँ चीज आएगी मतलब उसका डॉलर से भुगतान करना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहती लोग फालतू की चीजें खरीदे, तो बाहर से चीजें आने वाली चीजों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती थी। एक्सपोर्ट को तो बढ़ावा देना होता है, इसलिए टैक्स नहीं लगाती। तो कोटा सिस्टम था कि कुछ चीजों का तो फिक्स कोटा था, या बिल्कुल बैन कर रखा था कि भले आप 200 या 400% टैक्स दे दोगे तो भी ला ही नहीं सकते। और जिन पे छूट थी तो वहां भी टैक्स बहुत ज्यादा था। तो जो WTO है उसने कहा कि व्यापार क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। पहली चीज तो जो नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन है कि टैरिफ के अलावा जो भी प्रतिबंध है उनको बंद करो, खत्म करो। टैरिफ के अलावा मतलब कि ये कोटा सिस्टम हो गया, रेस्ट्रिक्शंस हो गए, ये तो बंद होने चाहिए। टैक्स लगा लो आप, लेकिन बैन लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा कि जो टैरिफ भी है, टैक्स भी जो लगा रहे हो, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। 10%, 20% लगा तो 100% कोई तुक नहीं है। ठीक है। तो ये प्रयास किसने किया? WTO ने। भारत इसका संस्थापक सदस्य था। ठीक है। तो WTO अपना प्रयास कर रहा था। इधर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कहता है पूरा विश्व एक बाजार के रूप में देखा जाए कि ये जो देशों के बीच में बाउंड्री है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन, ये खत्म होने चाहिए। ठीक है। इसमें 3-4 चीजें आप समझने लाए। पहली चीज, जो भी गुड्स है वो फ्रीली आ जा सके, कोई देशों के बीच सामान आपको खरीदना बेचना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। सर्विसेज, सेवाएं फ्री होनी चाहिए। पूंजी, कैपिटल, यहाँ का व्यक्ति अमेरिका में निवेश करना चाहे, अमेरिका का यहाँ, वो भी फ्री होना चाहिए। और मैन पावर, लोग, वो भी चाहे जहाँ जाके काम करे। तो इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम कह सकते हो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब देशों के बीच में जो बाउंड्रीज है उनको खत्म होना चाहिए व्यापार के उद्देश्य से। यूं भले फौजी खड़े रखो, लेकिन सामान, गुड्स, सेवाएं, इनका फ्रीली जो है वो होना चाहिए। कुल मिला के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई ये चीज को रोक दो, इस देश के साथ भेदभाव कर दो, फ्री रखो। ठीक है। तो ये 3 बेसिक शर्तें रखी गई। इनको हम क्या कहते हैं? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। या इनको कहते हैं नई इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991 की। यानी ये वो सुधार है जो हमने किए IMF के कहने पे। IMF की क्यों सुननी पड़ी? क्योंकि कुछ कारण थे, 5-6 कारण थे। कारण क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इन कारणों से LPG सुधार किए गए, नई आर्थिक नीति लाई गई। ठीक है। क्लियर है। अब क्या क्या सुधार किए गए इसमें, उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। आई होप ये जो मैंने बातें बताई है, मैंने पहले ही कहा था 2 टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, इसीलिए ये बातें बतानी जरूरी थी। इन कारणों को समझना जरूरी था। अब जो आगे बातें पढ़ेंगे वो सारी इन बातों से लिंक होगी। क्लियर है। चलिए, जो सुधार यहां से किए गए उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो इमीडिएट और एक लॉन्ग टर्म। सरकार ने कहा कि भाई हम सुधार जो कर रहे हैं, हमें एक तो जो इमीडिएट अभी जो हमारे समस्या आ रखी है, इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, इससे रिलीफ चाहिए हमें, जो इमीडिएट जो समस्या आ रखी है। दूसरा लॉन्ग टर्म में कि आगे फिर आने वाले सालों में लॉन्ग टर्म में हमारे क्या हो, सुधार हो, ताकि फिर ये समस्या खत्म। जैसे मुझे अब वित्तीय कोई तंगी हो गई, पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या चाहूंगा? 2 चीजें। एक तो अभी कोई मेरे को रिलीफ दे दे, कोई पैसा दे के चली जाए, कोई मदद कर दे। फिर दूसरा मैं कुछ स्टेप्स लूंगा कि भविष्य में ये सिचुएशन दोहराए, वापिस नहीं आ जाए मेरे ऊपर। तो इमीडिएट को तो कहते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स, कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए, कुछ तरीके। स्टेबलाइजेशन का मतलब स्थिरीकरण, इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए जो अभी डगमगाई हुई है। दूसरा था लॉन्ग टर्म वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी ढांचागत
कि ढांचागत यानी ऐसी चीज जो स्ट्रक्चर को सही करेगी कि दोबारा ये सिचुएशन नहीं हो। तो ये तो थे शॉर्ट टर्म, इमीडिएट, ये थे लॉन्ग टर्म। एग्जाम में पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा कि जो 1991 में सुधार हुए उनके क्या टाइप थे। तो एक थे स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण, और दूसरा स्ट्रक्चर। हिंदी के लिए माफ करना कोई शब्द गलत बोल दूं। स्टेबलाइज करने के लिए और स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। स्टेबलाइजेशन वाले थे शॉर्ट टर्म और स्ट्रक्चरल थे लॉन्ग टर्म। आप समझ सकते हो, भूकंप आया, ठीक है, तो बिल्डिंग गिर गई, तो अभी तो एक बार शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। फिर लॉन्ग टर्म में सोचोगे आप ढांचे को ऐसा मजबूत करें कि दोबारा नहीं हो। ठीक है, तो याद रखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। चलिए अब आगे जो है नेक्स्ट कल डिस्कस करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल ये चैप्टर इजीली हम कंक्लूड इसको कर दें। कुछ बातें हमें पढ़नी है सिंपल सी, अब कोई आगे समस्या वाली बातें नहीं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं जो बातें कह रहा हूँ। और सबसे खास बात, 15 मिनट के लिए जो मैंने पढ़ाया, जो आज हमने डिस्कस किया, एक बार खुद से आप पढ़ रहे हैं उन सारी बातों को। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपसे दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती क्लियर करने से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।